बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ये हमारे पास फरवरी मार्च 23 का है पेपर। मैंने ये डिस्कस करने का, इवनिंग के अंदर हमारे जो रेगुलर टाइम पे उसमें हमारे पास मैंने मार्च 22 का पेपर आपसे डिस्कस करने के लिए कहा हुआ। ठीक है, आज इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे जितना भी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक पंप an electric pump is placed in a container of liquid. A model wind turbine is connected to the pump by a cable as in figure 1.1. ठीक है, ये हमारे पास पंप पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास दिस विंड टर्बाइन विच इज शोन हियर, दिस मूविंग एयर पार्टिकल्स, ड्राफ्ट ऑफ एयर पार्टिकल जो आ रहा है यहाँ पे। द टर्बाइन इज प्लेस्ड इन अ moving air as the turbine blades turn, electricity is generated and the pump pushes liquid through a vertical pipe. पुश करेगा, लिक्विड यहाँ से राइज करना शुरू कर देता है। The frequency of the rotation of the turbine is f. इसकी रोटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इज f. The height of the liquid moves is h. यहाँ से जो हाइट ठीक है h उसने लेबल भी किया डायग्राम के अंदर। The mass per unit time of the liquid leaving the top of the pipe is q. Mass per unit time, mass flow rate यानी के, ठीक है, रेट का मतलब किसी को टाइम m/t जो लीव कर रहा है यहाँ से, ठीक है, by gaining the height h, this is represented with q. It is suggested that q is related to f by an relationship qgh. ठीक है, ये qgh हमारे पास q क्या था, m/t था। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, m/t है ये, तो इसका मतलब ये mgh/t है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल वो पावर, आउटपुट पावर जो आ रही है वाटर पार्टिकल जो गेन कर रहा है वो है। फॉर द c प्लस डी एफ, क्यू के बराबर है फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी पावर की मीनिंग में आ रही है। g इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल एंड c एंड d आर कांस्टेंट्स। अब इसकी इक्वेशन के बाद और जहां ड्रॉ डायग्राम होता है उससे पहले मैंने हमेशा कहा कि हमेशा आपको लिखा होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होगी। प्लान a laboratory experiment to test the relation between q and f. Draw a diagram showing the arrangement of your equipment. Explain how your result could be used to determine the value of c and d which are constants here. ठीक, अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बेटे पहले भी एक दफा आया हुआ है। मैंने क्वेश्चन डायग्राम जो एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं वहां से आया हुआ। दिस इज फ्रॉम, इफ आई रिमेम्बर, दिस नवंबर 14 का पेपर है, 5-1 या 5-2, 5-1 है या 5-2, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी आया हुआ। ठीक है, थोड़ी बहुत वेरिएशन है उसमें, ड्राफ्ट ऑफ एयर हमारे पास वो सारा शो किया हुआ उसने, ठीक है, एनीनोमीटर्स के थ्रू, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन ऐसा थोड़ा पहले बना हुआ है। अब ये वही डायग्राम है जो मैं वहां बनी हुई थी, ये वही डायग्राम है जो वहां बनी हुई थी, उसी को मैंने रीअरेंज किया हुआ है और इसी के ऊपर से बनाई, मैंने इसी के ऊपर से ट्रेस आउट करके मैंने यहाँ से बना दिया। सो दिस अ डायग्राम व्हिच इज ऑलरेडी शोन हियर। अच्छा, अब ये मूविंग एयर पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास उसके प्रोपेलर या ब्लेड जो है हमारे पास, एक को मैंने कलर इसलिए किया है एज ए फिड्यूशियल मार्क के तौर पे, क्योंकि अगर ये टर्न करेगा तो हमारे पास रेड कलर आएगा, हमें पता चल जाएगा एक टर्न होगी, दूसरी टर्न होगी, तीसरी टर्न होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना हमने, और फ्रीक्वेंसी को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास देखो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इक्वालिटी के हमेशा राइट साइड पे होती है, और उसने मैंने रिलेशन बिटवीन क्यू एंड एफ निकालना है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इसमें फ्रीक्वेंसी बनेगी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम। अब नंबर काउंट कैसे होंगे हमारे पास, उसके लिए मैंने एक उसके ब्लेड को रेड कलर कर दिया, क्योंकि जब यूं ही हमारे सामने से एक दफा गुजरेगा, एक टर्न होगी, दूसरी टर्न होगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आ जाएंगे, टाइम से डिवाइड करें, वी आर एबल टू गेट इट्स फ्रीक्वेंसी देन। अब इसी के रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसको जाएगी, और वो हमारे पास वाटर की मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। वाटर यहाँ से राइज करके फर्दर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर बेटे वन रोटेशन कंप्लीट, मैंने ये तो इसको रेड कलर किया हुआ है, ये हमने हमारे सामने बेसिकली ये चीज मूव करनी है, इतनी वो हाई स्पीड से मूव नहीं करनी, इतनी हमारी परसिस्टेंस ऑफ वीएन ही ना हो। विंड मिल की स्पीड बेटा बहुत तेज नहीं होती, पंखे की स्पीड नहीं है ये,
विंड मिल की स्पीड है, इसके प्रोपेलर्स काफी बड़े होते हैं और ये हमारे जिस तरह मूव करती जा रही होती है इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है पहली चीज तो होगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या आ जाएगी बेटे, वो फ्रीक्वेंसी आनी है। और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होगी कि हमारे पास क्यू की वैल्यू जो आ रही है विच इज मास फ्लो रेट। अच्छा, अब ये चीज तो ठीक होगी, हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। अब पहली चीज डायग्राम बनानी होती है और डायग्राम में हमने हर चीज को रिप्रेजेंट भी करना होता है। अब इसका मतलब पहली जो चीज हमारे पास, इसको जो मैंने लिखा है मूविंग एयर पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो एयर पार्टिकल किसने प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे डेफिनेटली हमें कोई फैन वगैरह शो करना चाहिए और फैन की स्पीड हम वेरी कर सकें यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर या फिर हमारे यूजिंग अ रियोस्टेट कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये एक फैन, ये मैं 2014 के पेपर में से लिया। ठीक है, नवंबर 14 के पेपर में जो बना हो तो वही है। ठीक है, ये 14 के बेटा ये फैन हो गया। अब फैन चलेगा डेफिनेटली एयर के पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे, इसको फर्दर वो ड्राइव करवा देंगे। अब इसको भी तो चलाना है हमने, उसके लिए इलेक्ट्रिकल आपको कॉन्टेक्ट दो नजर आ रहे हैं यहाँ पे एंड के अंदर। अब इसका सर्किट हम बना लेते हैं, तो सर्किट बेटा इसका हमारे पास कुछ ये वाला सर्किट हो गया। ठीक है, ये वाला। अब मैंने क्या किया कि हमारे पास ये पॉजिटिव टर्न, ये स्विच है, जो ये स्विच को क्लोज करेंगे बेटा करंट इसमें से फ्लो करेगा। करंट इसमें फ्लो किया तो ये हमारे पास इसके ब्लेड्स या प्रोपेलर्स ये भी मूव करना शुरू होगी। अगर मैंने करंट की स्पीड को ज्यादा करना है, इसकी स्पीड को ज्यादा करना है, तो ज्यादा करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ज्यादा करंट प्रोवाइड करने के लिए मैंने ये हमारे पास यहाँ पे रियोस्टेट लगाया हुआ है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर। इफ आई मूव दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा होगा तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होगा। करंट को हम मॉनिटर भी कर रहे हैं यहाँ से एम मीटर लगा के। एंड इफ आई मूव दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स राइट साइड, तो करंट क्या हो जाएगा, कम होगा, इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। पंखे की जो स्पीड हम घर में कम ज्यादा करते हैं वो डिमर जिसे कह रहे हैं, वो पोटेंशियोमीटर होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल उसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैंने करंट के थ्रू कर दी है सिंपली। जिसका मतलब हमारे पास ये एयर का फ्लो देने के लिए टू कंपेल द प्रोपेलर्स या ब्लेड्स ऑफ दिस टरबाइन टू मूव, तो मैंने ये पहले एक फैन लगा दिया और उसको हमने उस मोशन को ड्राइव करना है यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट। अच्छा, अब ये हमारे पास बेटा यहाँ पे अगर जाएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी तो पंप चलना शुरू हो गया, पंप चलना शुरू हो गया, वाटर के पार्टिकल राइज करना शुरू हो गया। अच्छा, अब वाटर के पार्टिकल राइज करेंगे, कितनी हाइट पे राइज करना है उसने, एच, क्योंकि इक्वेशन के अंदर देखो एच आ रहा है ये वाला यार। ये हमने मैयर कैसे करना है, तो मैयर करने के लिए मैंने एक साथ एक मीटर रूल को टेप किया हुआ है। पहले इनिशियल लेवल वाटर का, ये पंप चलेगा तो वाटर राइज करेगा ना, ये उसी तरीके जैसे हमारे पास वो कुओं के अंदर लगाया होता है, कितनी हाइट गेन करता है। अच्छा, अगर वाटर पार्टिकल यहाँ से राइज करेंगे तो फर्दर उनका हम बेसिकली मैस फ्लो रेट है, मैस फ्लो रेट। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वाटर पार्टिकल राइज करेगा, ये तो ऑलरेडी डायग्राम गया, तो इसके नीचे मैं टॉप एंड बैलेंस लगा दूं ताकि मैस को मुझे पता चल सके कितना डिक्रीज किया है। या एक हम सिंपली एक एम्प्टी बीकर लेते हैं और उसके अंदर इसको जो वाटर पार्टिकल यहाँ से राइज करेंगे, ठीक है, उसको वहां पे क्यूमुलेट करना शुरू कर दें ताकि हमारे पास मैस आ जाए। तो उसके लिए बेसिकली ये हमारे पास एक स्टैंड लग गया बेटे, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास फर्दर ये अरेंजमेंट सारी होगी। ठीक है, ये अरेंजमेंट सारी होने का मतलब ये मैंने टॉप एंड बैलेंस रख दिया है, ये मैंने पास पेपर से लिया है, 2009 पेपर 4-2 में आया हुआ है, वही वहीं से कॉपी किया हुआ है, ये कॉपी किया हुआ मैंने यहाँ से ना, डिलीट हो जाता है। अच्छा बेटे, हमारे पास ये नहीं बनाया हुआ मैंने खुद, ये हमारा टॉप एंड बैलेंस हो गया। इसके ऊपर बीकर रखा है विच इज इनिशियली एम्प्टी। ठीक है, और ये एक रबर वंग के थ्रू बेसिकली एक ग्लास ट्यूब मैंने लगा दी, ग्लास ट्यूब थोड़ी सी इंक्लाइंड लगानी, इंक्लाइंड। ठीक है, इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर होल्ड कर लेते तो इसका मतलब फिर मैस ने मैयर नहीं होना, आपने इस पाइप को होल्ड करना होता है और पाइप का कोई कांटेक्ट इसका डायरेक्ट वाटर पार्टिकल थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, और इसको पाइप के ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्लैंट भी शो किया हुआ है, इसलिए जो ही वाटर पार्टिकल राइज के तो ऑटोमेटिकली प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो नीचे आते हैं, एनर्जी उनको ऑलरेडी हमने बेसिकली, ताकि इसमें कोई पार्टिकल एक्यूमुलेट ना हो सके। यहाँ से तो राइज हो गया, अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखता हूँ तो मे भी कुछ वाटर पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाए, ऊपर कर देता हूँ तो मे भी हमारे पास वापस जाना शुरू हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमारे पास कोई वाटर पार्टिकल इसमें एक्यूमुलेट ना हो,
इसलिए मैंने उसको फ्लो के लिए पूरा रास्ता दिया, यहाँ से वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अगर इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो वाटर इसका लेवल राइज करना शुरू हो जाएगा। हम टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और हम मैथ्स यहाँ से मेजर कर लेंगे फ्रॉम द टॉप एंड बैलेंस, ठीक है। अब हर चीज एनोटेट हुई हुई है, लेबल की हुई है कि ये बेंच है हमारे पास, ये हमारे पास फैन है, ये किस काम के लिए बेसिकली यूज हो रहा है, मूविंग ये इसमें ऑलरेडी बाकी डायग्राम उसने दी हुई थी, मैंने जो चीज चेंज की हुई ये, ठीक है। और ये काफी बेहतर डायग्राम बनी, इसको कलर भी किया मैंने फॉर रेफरेंस के लिए, ताकि मेरे पास आ सके कि एक रोटेशन कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। बेटे हमने तो मॉडल बनाना ना, चला हमने मॉडल बनाना बेटे। हर चीज पहले डिजाइन होती है, इसी तरीके से बाद में फिर उसको हम बनाना शुरू करते हैं। और जो बड़ी बड़ी टरबाइन भी अगर होती है पहले मॉडल ही बना होता है, तो यहाँ मॉडल पहले आप बनाओगे तो फिर फर्दर उस चीज पे रिसर्च के थ्रू पहुंचोगे ना, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले क्या चीज इंडिपेंडेंट है क्या चीज डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, मास फ्लो रेट, मास ओवर टाइम, ठीक है, क्यू की वैल्यू है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बेटे होगी फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द रोटेशन ऑफ टरबाइन, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी नहीं, क्योंकि इसको एयर पार्टिकल ने ड्राइव करना, और जितना जितना ये मूव करेगा उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव प्रोड्यूस होती जाएगी, ठीक है। जनरेटर नीचे लगा होगा ना टरबाइन के। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होगी बेटे, मास पर यूनिट टाइम क्यू ऑफ द लिक्विड लीविंग द टॉप ऑफ द पाइप, ठीक है, लीविंग द टॉप ऑफ द पाइप, इस पाइप को लीव। अच्छा, अब इसके अंदर फर्दर व्हाट आर द क्वांटिटीज व्हिच आर टू बी केप्ट कांस्टेंट। अब मैंने ये पता चल गया ये मेरे पास इंडिपेंडेंट थी, दिस इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी, जी इज ऑलरेडी कांस्टेंट व्हिच इज 9.81 एक्सेलरेशन फ्री फॉल, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एच की वैल्यू हमारे पास जो है, हमारे पास वी नीड टू रिटर्न, वी नीड टू कीप दिस कांस्टेंट सो दैट वी कैन कम टू नो द बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी क्यू पे क्या चेंज आता है। तो एच जो होगा हमारे पास, हाइट जो गेन करनी है, इट शुड बी केप्ट कांस्टेंट, हाइट एच ऑफ द पाइप। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि मैंने कहा था हमेशा लिखता हूं मैंने कहा भी आपको ये हुआ है, इसमें सी और डी दो वेरिएबल रहेगी, और सी और डी उसने शुरू में कह दिया कांस्टेंट, इसका मतलब हमारे पास कोई और वेरिएबल है ही नहीं जिसे हम कांस्टेंट रख सकें। हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना होता है, अगर फिजिकल क्वांटिटी होगी नहीं तो कांस्टेंट हम रख नहीं सकते, क्योंकि सारी तो होगी हैं, 1 2 3 4 5 6 थी, ठीक है। ये बेटा वैसे ही हमारे पास है इंडिपेंडेंट, दिस इज द डिपेंडेंट, जी इज कांस्टेंट ऑलरेडी, एच वेरिएबल था, सी और डी उसने कह दिया कांस्टेंट में। मैंने लिखा तो है क्योंकि मेरे फॉर्मेट के अंदर जो चीज होती है मैंने पूरी की होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे छोड़ दी, कोई आएगा नहीं, यानी आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई है ही कोई नहीं और, ठीक है। कोई वेरिएबल होता तो हम उसको मेंशन करते, क्योंकि वेरिएबल आ ही नहीं रहा तो इसमें वी कैन नॉट मेंशन इट देन, ठीक है। सो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। नाउ किस तरह डिटरमिन करनी है, फ्रीक्वेंसी इज फाउंड बाय counting the number of rotations by considering this blade as a reference level and divided by सर the क्वेश्चन है number of revolution by time to get frequency। जी बेटे आप क्वेश्चन है तो पूछिएगा। सर जो उन्होंने कहा कि हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है और एक मास पर यूनिट टाइम करना है, तो सर दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, जो फ्रीक्वेंसी वाला है वही मास का होगा या डिफरेंट होगा दोनों का? सेम है, सेम ही है, सेम है। तो लेकिन डिफरेंट नहीं होगा फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड जब वो चलना शुरू हुई है, जनरेट हुई है, पंपिंग है, पानी ऊपर पुश हुआ? नहीं, वो मैं बताता हूँ, हमने उस टाइम ये करना शुरू कर दिया जब स्टीम लाइन होना शुरू हुआ था। शुरू में जब ये चलना शुरू कर राम राम से चल, जब इसकी कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा हम उस टाइम पे इसको मेजर करना शुरू करते हैं, इसको भी वहां पे उस टाइम पे मेजर करना शुरू करेंगे। तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी जब कांस्टेंट हो तब शुरू करेंगे आप एक स्पेसिफाइड हाँ पॉइंट से? हाँ, यानी ये जब स्टीम लाइन जब ये भी चलेगा ना राम राम से, जब इसकी स्पीड भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगी, एयर फ्लो कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से मूव करना शुरू हो गया है, ठीक है। हम्म, उसी उसके बाद हमने फिर मेजर करना शुरू करना, उससे पहले नहीं। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सर। हम इसको फर्दर में भी ये चीज लिखेंगे भी, ठीक है, लिखी भी होगी। अच्छा, अब मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन बेटा सबसे पहले क्या थी, फ्रीक्वेंसी को हमने डिटरमिन करना, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्ट्रोबोस्कोप वगैरह मीन तो होता है, लेकिन उस वक्त हम स्ट्रोबोस्कोप वगैरह को यूज करते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, लेकिन यहाँ पे इतनी हाई नहीं है, तो हमारे पास इसलिए हम सिंपल अगर नंबर ऑफ रोटेशन को काउंट कर लें पर यूनिट टाइम तो वहां से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या, स्विच ऑन द सप्लाई टू फैन to produce a stream of air towards the blade of turbine
count the number of rotations of red blade in the particular time using a stopwatch to get frequency. और frequency कैसे आ गई? number of rotation over time से। ठीक है, जरा ज्यादा डिटेल मैंने लिखी हुई है फर्दर वाली कई चीजें, लेकिन बाद में फिर देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास क्या है कि हमने जो मैथ जो होगा राइज करके फर्दर स्पीकर के अंदर आएगा, यहाँ से मैथ मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैथ फ्लो रेट आ गया इन अदर वर्ड्स। तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा फिर मैंने फर्दर वाली चीज थी, लेकिन यहाँ पे याद नहीं, यहीं पे लिखी फ्रीक्वेंसी एफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट टू द फैन यूजिंग रियोस्टेट। ठीक है, इतना बड़ा मेथड लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बेसिकली अब वो मैं जब कर रहा था मुझे याद जो आ रहा मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पे आते हैं। हमारे पास मास फ्लो रेट देखना है, तो हमारे पास इट मींस वी कैन राइट हियर mass of liquid collected in beaker is obtained, ठीक है, बाय यूजिंग द टॉप एंड बैलेंस। और उसको फिर बाद में फर्दर मैस क्या होगा, किस तरह आना, मैस ऑफ बीकर प्लस लिक्विड माइनस मैस ऑफ एम्प्टी बीकर। इनिशियल वी आर हैविंग एम्प्टी बीकर व्हिच इज प्लेस्ड ऑन इट। ठीक है, एम्प्टी बीकर का पहले मैस मेजर कर लिया बेटा यहाँ से। थोड़ी देर बाद हमारे पास जो लिक्विड फिलअप हो जाएगा उसका मैस मेजर किया, उसमें लिक्विड और बीकर का दोनों का मैस आ रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट यू आर एबल टू गेट द मैस ऑफ द लिक्विड हियर। ठीक है, अब तीसरी चीज है कि हमारे पास क्वांटिटी विच इज टू बी केप्ट कांस्टेंट। अब ऑलरेडी हमारे पास ट्यूब लगी हुई है, उसने डायग्राम में भी शो की, इट मींस वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई वी नीड टू कीप इट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम उसको ये लिख सकते हैं, फिर इसका मतलब है हमारे पास keep the height h as constant and can be obtained from meter rule taped with pipe। पाइप के सामने टेप लगा दिया, कोई एडहेसिव मटेरियल लेके, एडहेसिव टेप लेके, डबल साइड टेप होती, तो वहां से मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ग्रेजुएटेड नहीं शो की ना उसने, तो इसका मतलब हमने कि एक्सटर्नल डिवाइस 60 फिक्स करना है ताकि हाइट हमें पता तो चल सके कितना है। क्योंकि जो अगर हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास ये हाइट जो है पाइप है, इसे कांस्टेंट रखना है, तो हाइट मेजर भी कैसे करनी है। ठीक है, वो क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आ रही है, तो वी शुड नो हाउ वी मेजर दिस वन। अब आगे मेथड ऑफ एनालिसिस में, मेथड ऑफ एनालिसिस में जिसमें मैक्सिमम बच्चे मार्क्स लेते हैं 3 नंबर होते हैं बेटे। इसमें हमने बताना होता है ग्राफ किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के इन बिटवीन होना चाहिए। ग्राफ इज ऑलवेज ऑफ डिपेंडेंट अगेंस्ट इंडिपेंडेंट, यानी y अगेंस्ट x होता है। तो ग्राफ हम बनाएंगे बेटा q अगेंस्ट f क्यूब के। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास क्या हो गया, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ q। q क्या था, ग्राम पर सेकंड में लिख लें या पर मिनट में लिखें, मैंने सेकंड में। ऑन y एक्सिस अगेंस्ट f क्यूब सेकंड इनवर्स क्यूब। ट्रेंड क्या आ रहा है, अगर इसको हम ओवरऑल देखते हो तो ट्रेंड बेटा हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है विद पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक है, तो सेकंड मार्क इसका होता है हमारे पास, इसका द ट्रेंड ऑफ ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी इस तरह आना है ट्रेंड इसका। दिस इज q ओवर t, सॉरी दिस इज m ओवर t, यानी इन अदर सिंपली q आई शुड से, हॉरिजॉन्टल एक्स में वी आर हैविंग f क्यूब। अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो ग्रेडियंट किसके बराबर आ गया, d ओवर gh के। ठीक है, इफ यू मेक दिस q एज सब्जेक्ट तो क्या होगा हमारे पास, d ओवर gh नीचे आ जाएगा, तो ये ग्रेडियंट हो गया। उसने क्वेश्चन में कहा होता हाउ यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c, उसने c एंड d कहा, तो d यहाँ से ग्रेडियंट d ओवर gh के बराबर था, d को सब्जेक्ट ना को ग्रेडियंट टाइम gh हो गया। और अगर बेटे आप हमारे पास c की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट को लेते हैं, तो y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ रहा है, c ओवर gh के। y इंटरसेप्ट c ओवर gh डिनोमिनेटर में चला गया y इंटरसेप्ट। तो if you make c as subject, this is equal to y intercept times gh। ठीक है, तो you are able to get the value of c and d by making use of gradient and y intercept respectively through analysis part। क्लियर हो गई है। फर्दर हम आ गए, नहीं यूनिट के मार्क नहीं होते बेटे, यूनिट के मार्क नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आपने प्लान बता रहे हो, उसमें फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स अगर तो कहा होगा ऐसे कि वो भी सेकंड क्वेश्चन में कहा अगर होता है एंड वाले पार्ट के अंदर कि आपने यूनिट्स लिखने तब मार्क होंगे, अदरवाइज कोई मार्क नहीं है यूनिट का इस पेपर। सेफ्टी प्रिकॉशन, अब सेफ्टी इसमें किस किस चीज की हो सकती है बेटे, सेफ्टी हो सकती है हमारे पास, एक तो ये एयर पार्टिकल्स हैं काफी तेजी से आ रहे हैं, अगर आप डेफिनेटली यहाँ से भी खड़े होकर इसको अगर व्यू करना शुरू करते हो, अगर एयर
तेज होगी तो इसका मतलब हमारे पास आंखों में पड़ेंगे। आपने रीडिंग तो मेजर करनी है ना, इसकी मेजर करनी, इसकी मेजर करनी, तो इसका मतलब आपने इसके सामने नहीं, फ्लो ऑफ ड्राफ्ट ऑफ एयर के सामने नहीं आना होता। यू कैन मेक यूज ऑफ सेफ्टी गॉगल्स, ताकि डायरेक्ट एयर का फ्लो, कोई विंड पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल अलोंग विद द विंड, दे कैन नॉट एंटर इनटू योर आईज। तो यहाँ पे बेटे आपने हमारे पास बेसिकली सेफ्टी गॉगल्स आपने पहन लिए इन अदर वर्ड्स, या जहाँ पे भी अगर यहाँ यहाँ तो बता नहीं हो सकता, यहीं पे मेनली रीडिंग आनी है सेंट के पॉइंट के ऊपर। दूसरे क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है बेटे हमारे पास ये भी था कि वाटर पार्टिकल यहाँ से अगर मूव करते हैं तो ये जल्दी से एकदम राइज कर सकते हैं। ये राइज करेगा, बीकर हमारे पास को राइज अगर करेगा तो इवेंचुअली ये हो सकता है कि हमारे पास स्पेलिज होना शुरू होगी, वाटर पार्टिकल फ्लो आना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम नीचे एक बड़ी एक ट्रे रख सकते हैं, एक रेजरवायर रख सकते हैं सारा, जिसके अंदर बेसिकली ये वाटर पार्टिकल फ्लो भी करता है तो वहीं तक रह सके, उसको बाहर ना आ सके। ठीक है। बेटे विंड शील्ड लगा सकते हैं, लेकिन विंड शील्ड तो बहुत अगर तेज होगी, लेकिन हम ये कह दूं कि हम इसमें लिखेंगे विंड शील्ड अगर लगा दें तो गलत होगा, गलत नहीं होगा, यू मे। ठीक है। लेकिन विंड शील्ड से हमारे पास रीडिंग लेनी पर डिफिकल्ट हो जाएंगी, इसलिए सेफ्टी स्क्रीन वगैरह विंड शील्ड की जगह मैं सिंपली कह रहा हूँ कि सेफ्टी गॉगल्स लगा दें। ठीक है, ताकि हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से उसको रीडिंग भी ले सकें। अच्छा, अब सेफ्टी हमारे पास दो चीजों की होगी। एक तो मैंने कहा हमारे पास वो यूज सेफ्टी गॉगल्स टू प्रिवेंट स्टीम ऑफ flow of stream of safety to prevent stream of flow of air entering the eyes। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा उसका, कि हमारे पास सर हवा लगना बुरी बात कैसे है? बेटे आंखों में अगर हाई फ्रीक्वेंसी से आंखों में लगेंगे डेफिनेटली। तो बाइक के ऊपर कभी आप चला रहे हो तो अगर तेजी से हमारे पास सामने से एयर का फ्लो आ रहा हो तो आंखें खराब होने का अपने चांसेस होते हैं। ठीक है। तो हमेशा जब भी हमारे पास एयर का फ्लो होगा उसके लिए बेसिकली आपने इसको लिखना है, यूज लार्ज ट्रे टू कंटेन एनी स्पिल्ड लिक्विड। इसमें वो लिखने की जरूरत नहीं है कि हम बेसिकली साथ टॉवल्स रख लेंगे जिसकी वजह से, क्योंकि फ्लो में ज्यादा हो सकता है बेटा। वो वैसे प्रैक्टिकल नॉर्मली अगर आए तो कैम्ब्रिज नहीं लिखा होता कि आपने बेसिकली टॉवल्स वगैरह रख लीजिएगा। ठीक है, ये टिश्यूज पेपर्स वगैरह रख लीजिएगा, वो एज ए स्पिलेज ऑफ लिक्विड के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें लिक्विड का स्पिलेज ज्यादा हो सकता है तो इसलिए हमारे पास हमें ट्रे ही रखनी पड़ेगी, लार्ज कंटेनर या रेजरवायर रखना पड़ेगा। अब आ गए हम फर्दर के अंदर। अच्छा बेटा फर्दर के अंदर हमारे पास अब जो देखो, पहले मैं ऑलरेडी काफी पॉइंट्स लिख चुका हूँ इसके अंदर। अब फर्दर के अंदर 5 या 6 पॉइंट्स अभी भी हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो हम इसको लिखें और हमें एग्जामिनर मार्क भी दे सके। हाँ, अगर किसी के ज़हन में नहीं आ रहे होंगे तो पहले जो लिखा होता मार्क उसकी बेस पे बन जाया करता है, जो पहले लिखा होगा मार्क उसकी बेस पे बन जाया करता है। ठीक। अच्छा, अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं। एक पॉइंट तो बेटा इसमें ये बन सकता है कि आपको, जिस तरह शुरू में मैंने कहा था कि एकदम जब ऑन करोगे इसको इसको हम ऑन करते हैं, ठीक, तो एकदम तो इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होनी शुरू हुई नहीं। ठीक है, हमें थोड़ा सा इसकी रोटेशन जो है कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ से एयर का फ्लो जाना है, तभी हमारे पास यूनिफॉर्मली राइज करना शुरू करेगा। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि स्टडी फ्लो हो सके एयर का फ्रॉम द फैन। ठीक है। और हमने ये भी कोशिश करनी है कि किसी और जगह से कोई ड्राफ्ट ना आए, उसके लिए मैंने फर्दर नहीं शो किया, हम कर सकते हैं कि इतनी से अरेंजमेंट को आप एक गाइडेड ट्यूब में बंद कर, गाइडेड ट्यूब कहते हैं सिंपल पाइप को कहते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो एयर के पार्टिकल प्रोड्यूस हो डायरेक्ट इसको मिलते हैं। ठीक है, साइडों से एयर इसके अंदर ना आ सके तो उसे हम कहते हैं गाइडेड ट्यूब। आम पाइप जो होती है उसे गाइडेड ट्यूब कह रहे होते हैं। ठीक। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हम वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द फैन। ठीक है, तो उसके लिए वेट फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द फैन एंड प्रिवेंट एनी ड्राफ्ट ऑफ एयर, यानी कि पंखा का पास साथ को ही ऑन हो, गई एसी ऑन ना हो। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड से कोई एयर पार्टिकल्स ना आके कोलाइड करें उसको। ठीक। दूसरा हमारे पास क्या है, क्यू की बेटे एक वैल्यू जो है हमारे पास सफिशिएंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वाटर पार्टिकल आएंगे इसके अंदर से, हम एम्प्टी भी करेंगे तो वाटर पार्टिकल क्लिंग टू द सरफेस ऑफ ग्लास। अगर वाटर पार्टिकल क्लिंग कर देंगे सरफेस ऑफ ग्लास से तो बेसिकली हमारे पास कुछ उनका मैस आ ही जाता है।
ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब हम 3-4 दफा रीडिंग लेके उनकी एवरेज लेंगे ताकि हमारे पास रैंडम एरर जो है मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो सेकंड हो गया टेक अ नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ क्यू फॉर सेम वैल्यू ऑफ एफ एंड गेट देयर एवरेज। क्यों कर रहे हैं? एज वाटर पार्टिकल क्लिंग टू द सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा अगर आप एम्प्टी भी करते हो, या तो इतनी जल्दी एम्प्टी करके उसको सारे को अच्छी तरीके से साफ करें, या फिर बिकर्स को चेंज करते रहें, यू मे। लेकिन ये पॉइंट बनता था, तो इसलिए मैंने, और जब भी हम एवरेज लेते हैं तो रैंडमनेस जितनी होती है वो मिनिमाइज हो रही होती है, तो बेहतर है उसको एवरेज फॉर्मेट में ले लिया जाए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा ये भी हो सकता है कि बेटे हमारे पास टाइम जो होगा मैथ्स का, जो उसके अंदर कलेक्ट होगा बीकर का, वो इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, जितना मैथ्स कम अगर होगा उसकी अनसर्टेनिटी उतनी कम होती है। तो पर्सन अनसर्टेनिटी को हमारे पास रिड्यूस करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे? लार्ज क्वांटिटी यूज करोगे, क्योंकि लार्ज वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, पर्सन अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी इसका मतलब उतना हमारे पास एक्यूरेसी ज्यादा होगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर एक्यूरेसी। तो तीसरा पॉइंट जो हो सकता है हमारे पास कि इंक्रीज कर दिया टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ द लिक्विड इन बीकर टू रिड्यूस पर्सन अनसर्टेनिटी इन क्यू। ठीक हो गया। फोर्थ पॉइंट में बेटा हमारे पास बनता है फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्बाइन जो है इट कैन आल्सो बी वेरीड। ठीक है, अब वेरी करने के लिए हमारे पास एक तरीका, तो मैंने कहा ना इसके अंदर करंट को चेंज करो, उस लिहाज से इसकी फ्रीक्वेंसी ये तेजी से मूव करेगा तो ये भी चेंज होगी। लेकिन इसको अगर हम करीब कर दें या दूर कर दें इससे, तो फिर भी तो फ्रीक्वेंसी वेरी कर। एक और मेथड बता दिया गया कि फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी वेरीड बाय डूइंग दिस वन। ठीक है, तो वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्बाइन can also be varied by moving fan towards or away from the turbine. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। अब टोटल हमारे पास इनके कितने मार्क्स होते हैं? प्रिकॉशन और ये प्रिकॉशन के 1 नंबर होता है, मैंने 2 लिखवाए होते हैं हमेशा आपको। बाकी हमारे पास कितने होते हैं? 5 नंबर यहाँ से लेने होते हैं। अगर 5 में कोई पॉइंट नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, अगर बहुत डिटेल में निकल गया तो डिटेल का मार्क आपको वहां मिल जाता है। लेकिन मैंने सोचना है 5वां पॉइंट क्या हो सकता है। अच्छा, 5वां पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था कि इसका डायमीटर जो है इट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, डायमीटर कांस्टेंट के दरमियान में इटसेल्फ की प्रेशर वेरिएशन ना आ सके बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैंने कहा इसके यूनिफॉर्म बोर्ड जो है आपने वो कंसिडर करना है, क्योंकि वॉल्यूम निकलना, अगर वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा डायमीटर होगा तो वाटर पार्टिकल इतनी जल्दी तो राइज नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो हमारे पास बेटे लेस डेंसिटी लिक्विड हमें तो बार इसमें नहीं बनता। लेस डेंसिटी से हमारे पास क्या होगा? हमारे पास मैथ की वैल्यू वेरी करे, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रो वी है ना। अब डेंसिटी कम कर रहे हो तो मैथ कम हो गया। अगर मैथ कम हो गया तो इसका मतलब हमारे पास इट मे टेक आउट मोर टाइम, इसलिए कह रहे हो। ठीक है सर। टाइम अगर और ज्यादा लगता जाएगा तो हमारे पास ये और कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन ये इस पे मार्क तो होना को नहीं है डेंसिटी की वेरिएशन के ऊपर, क्योंकि मैंने लिक्विड लिक्विड लिखा हुआ है लेकिन वाटर भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर वाटर होता तो मैं वाटर का कलर भी चेंज करता, रेड कलर करता, ताकि बेसिकली उसकी विजिबिलिटी और बेहतर हो सके। लिक्विड लिखा हुआ तो इसमें लिक्विड को हम चेंज नहीं कर सकते कि लिक्विड कौन सा है, हमें पता ही नहीं है। ऑयल लिखा होता तो हम उसको भी नहीं कर सकते। हाँ, ऑयल ही कंसिडर करते हैं। फिर कौन सा ऑयल हमें कोई पता नहीं, बस ऑयल कंसिडर हम कह सकते हैं टॉक्सिक हो सकता है वो। अब कोई पता नहीं ये लिक्विड टॉक्सिक है या नहीं है। अगर टॉक्सिक है तो बेसिकली हम वो इसमें सेफ्टी में लिख सकते थे, लेकिन अब कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें वी कैन नॉट राइट इट देन। ठीक है, तो 5वां पॉइंट बेटे जो मेरे जहन में आ रहा था हमारे पास, कीप द डायमीटर ऑफ द वर्टिकल पाइप कांस्टेंट। ये सर अब इसका डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं कर सकते फैन और उसके बीच में प्लेट में? किसके इस डिस्टेंस को कह रहे हो? जी सर, इसको भी कांस्टेंट नहीं कर सकता ताकि इंटेंसिटी सेम ही पड़े अगर देखा जाए तो दूर की हवा और पास की हवा ना हो। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी है तो कैसे करोगे बेटे फिर? सर फैन की जो आपको रिसात से करना है उसकी स्पीड तेज कर दे, लेकिन डिस्टेंस तो उसको सेम रखना चाहिए ना। अ, ये हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक्चुअली एसोसिएटेड हैं इसके साथ।
इसको हम जिस तरह मर्जी वेरी करें, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी है, इधर मूविंग टुवर्ड दिस साइड या अवे फ्रॉम दिस वन, और बाय इंक्रीजिंग दिस वन. And we need to avoid the external draft of air which is entering, which is hitting the blades of this turbine. ये कोई एक्सटर्नल वो ऐसा है नहीं है कि जिसको हम कांस्टेंट रखें, नहीं हो सकता. ओके सर. ठीक है ना. कांस्टेंट हम देखो हमेशा याद हो, कांस्टेंट हम उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज में हो. ठीक हो गया. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आगे बेटे. अब a student investigates standing wave, stationary wave यानी कि in water, a sound source is placed at the bottom of a cylinder containing water. A microphone attached to the rod is placed above the sound source as shown figure. बेटे ये माइक्रोफोन है और यहाँ फर्दर डिटेक्टर भी यहाँ लगा which is further connected to an oscilloscope. ठीक है, यहाँ से वेव जाएगी. क्लोज एंड पे हमेशा क्या होता है, एंड नोड बनता है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनना होता है. The sound source is connected to a signal generator. अच्छा, सिग्नल जनरेटर की सिर्फ सिग्नल जनरेट करना होता है, ये सिंबल होता है इसका. आपने कोई ऑडिबल रीजन में लेना है, अल्ट्रासोनिक रीजन में लेना है, इंफ्रासोनिक रीजन में लेना है, तो इसी को यूज करते हैं. The microphone is connected to an oscilloscope. The signal generator is set to a frequency f. The microphone is moved up away from the sound source until the maximum amplitude is observed at the oscilloscope. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिसीव करने का मतलब ये हो गया कि वहाँ एंटी नोड बन रहा था, इसलिए हमारे मैक्सिमम लाउड साउंड, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल रही होगी. द डिस्टेंस d1 बिटवीन द माइक्रोफोन एंड द साउंड सोर्स इज मेजर्ड. ठीक है, साउंड सोर्स ये माइक्रोफोन ये है. अ माइक्रोफोन इज मूव्ड अप a further 2 centimeter. A microphone is then moved down until the maximum amplitude is observed on the oscilloscope screen. A second value of d2 is measured, average is calculated. The experiment is repeated for different values of f. It is suggested f and d are related by this equation, where v is the speed of the water and k is a constant. Okay, speed of sound in water. Actually, water कह दिया मैंने. A graph is plotted of d on y-axis against 1 over f on x-axis. Determine the expression for the gradient of y-intercept. अब हमारे पास बेटे मैंने इसको पहले क्या किया कि हमने इसको v over f जो है था, इस ब्रैकेट को ओपन किया. इट इज 4d plus 4k. Now if I make this d as subject, क्योंकि उसने क्या dy एक्सिस में 1 over f on x एक्सिस, तो क्या होगा हमारे पास d को अगर सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे हमने, तो हमारे पास फर्दर 4 जो हो गया इसके नीचे चला गया, इस तरफ चला गया, माइनस हो गया. तो ये हमारे पास क्या v over 4, v is this one, 4 ये वाला नीचे आ गया, 1 over f ऐसा लिख दिया. ये उधर चला जाएगा, माइनस 4k over 4 हो जाएगा, कैंसिल होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है. Now if you compare it, y equals to mx plus c, डायरेक्ट आप लिख सकते. एक नंबर का क्वेश्चन आपने इनको सिर्फ उसने एग्जाम में देखना है. y equal to mx plus c से y एक्सिस पे आप d ही ले रहे थे, उसने यही कहा हुआ. 1 over f को आपने x एक्सिस पे लेना, यही कहा हुआ है. तो ग्रेडियंट किसके बराबर बन रहा है, v over 4 के. तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू v over 4. k किसके बराबर बन रहा है, दिस इज y इंटरसेप्ट k. So minus k, y इंटरसेप्ट के बराबर माइनस के, तो माइनस इज नेसेसरी टू राइट हियर, माइनस में. ठीक हो, ये तो पहला हो गया. Next, values of f, d1 and d2 are given in the table 2.1. ठीक है, d1 की वैल्यू भी गिवन है, d2 की वैल्यू भी गिवन है. ठीक है, calculate and record the value of 1 over f in times to -3 hertz inverse and d centimeter in the table. Include absolute uncertainties in d. अच्छा, तो पहले तो हमने बेटे f की वैल्यू निकालनी है. f सारी वैल्यू कितनी गिवन है, 2sf के अंदर. ठीक है, अब 1 over f कितने में होना चाहिए, वी कैन राइट इधर इन 2sf में भी लिख सकते हैं, 3sf में भी सेम एज पर प्रोसिजन रूल, क्योंकि एक बेटर हो सकता है. अब इसी चीज को हमने इंटरप्रेट करना होता है ग्राफ के ऊपर. तो मैंने क्या, हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस यूज करना, पेपर में भी टाइम वेस्ट करने के लिए. हम पहले 3 में लिख लें, बाद में राउंडिंग स्टार्ट करने शुरू कर दें प्लॉटिंग करते हुए, तो वो काम करने से बेहतर है मैं ग्राफ पे डायरेक्ट जाऊंगा. यहाँ से पहले मैं ग्राफ पे गया तो हमारे पास 1 over f इज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास दिस इज 0, दिस इज 0.1. तो 0.1 है, वी आर हैविंग 10 बॉक्सेस इन बिटवीन. 0.1 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 0.01. इसका मतलब है हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस तक हम लिख सकते हैं. हम 2 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं. अगर 2 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं
अच्छा जैना आपने पूछा और मैंने अभी देखा बेटे, एसी करंट क्यों, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। अब तो आ जाता हूँ। एसी करंट हमारे पास इसमें, सॉरी एसी करंट क्या है गया ये, इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो हम 3 डीपी में लिखने की हमें जरूरत ही कोई नहीं है। तो मैंने फिर ये क्या किया, हर चीज को 2 डीपी में लिखा, 2 एसएम, क्योंकि ये भी 2 एसएम है तो ये भी 2 एसएम में हो गया, सारी चीजें ठीक होगी, ठीक है। 1.5 किया तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको किया ये हो गया सिंपल, मैंने आई टू इनवर्स एज स्टेटेड, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ स्मॉलेस्ट बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट 0.01, ठीक है। 2 डीपी के अंदर तो 2 डीपी में ही लिखने की हमें जरूरत है, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, D1 और D2 की वैल्यू गिवन है, वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ D एंड D इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग देयर मीन। अब मीन लेने के लिए D1 प्लस D2 ये वैल्यू के लिए इनिशियली फर्स्ट वैल्यू व्हिच आई एम हैविंग दिस इज 24.9 प्लस 24.5 डिवाइड बाय 2 किया तो वी गॉट दिस इज 24.7। अब ये हमारे पास है थी 1 डेसिमल प्लेस एंड 3 SF के अंदर। अब यहाँ पे हम 4 SF में लिख सकते हैं, लेकिन उसको भी फिर देखेंगे हम लोग ग्राफ के ऊपर, स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डी की कितने में आ रही है। नाउ अगेन इफ यू लुक एट द ग्राफ, बट डी इज वर्टिकल नाउ, तो यहाँ पे देखते हो दिस इज 4, दिस इज 6, तो स्मॉलेस्ट बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग 0.2 का रिप्रेजेंट करेगा ना, 0.2 इज इन 1 डेसिमल प्लेस, तो हम 1 डीपी में लिखते हैं, फर्दर करने की जरूरत ही हमें नहीं, ठीक है। तो हमें 1 डीपी में ही लिख दिया। they are not necessary there should be constant throughout the column, it may vary, मैंने वेरी किए हुए हैं, मैंने पुराने में भी लिखा भी था student figures may vary down the column, ठीक है। क्योंकि 4.6 प्लॉट हो सकता है यहाँ पे आ रहा, तो मैं उसी को करूंगा, ये लाजमी नहीं कि इसको मैं 4.6 है तो मैं इसे 4.60 अब कर दूं, ठीक है, या 4.62 कर दूं, या 61 अगर आ रहा तो उसको कर दूं, मैंने क्योंकि हमारे पास 4.661 तो उसके ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं होना, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट फिगर जो है दे मे वेरी डाउन द कॉलम, ठीक है। लेकिन आपने जो चीज फोकस करनी, जो भी मैंने कहा कि हमारे पास स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन वाई एक्सेस देखिए 1 डीपी में आ रही थी, सो आई शैल राइट इन 1 डीपी। अब लेकिन मेरा रूल देखो कंप्लीट है बेटे, ये 3 में था, ये मेरा 3 में आ रहा है, नाउ दे आर इन 2 SF, मैंने 2 SF में यार लिख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं इनके अंदर, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकल में भी बेटा अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है, प्रसीन पे प्रैक्टिकल में तो प्रसीन देखनी है ना उसने, प्रसीन के मुताबिक है तो उसके मुताबिक आपने लिखना है, उस पर भी इस तरह ही है। अच्छा अब हमने लेना है हमारे पास डी की एब्सोल्यूट एरर या अनसर्टेनिटी लेनी है। अब अनसर्टेनिटी लेने के लिए हमारे पास क्या होगा, दिस इज मैक्स माइनस मिन डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में सेकंड क्वेश्चन के अंदर इफ रिपीटेड रीडिंग्स आर टेकन देन अनसर्टेनिटी इज हाफ द रेंज होती है। तो हाफ द रेंज का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू थी, दोनों का आप माइनस करोगे, बाद में 2 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई गॉट 0.2, ठीक। अब मैंने 0.2 ही क्यों लिखा, 0.21 आ रहा था शायद, 0.22 आ रहा था, वो क्यों नहीं लिखा, रीजन ये कि 1 डेसिमल से ज्यादा हम उसके ऊपर रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकेंगे फर्दर, ठीक है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली बेटे फिर कर दिया 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 मेरे पास बन रहे थे, तो मैंने उसके मुताबिक लिख दिया इसको, ठीक है। लेकिन बेटे ये क्वेश्चन खुद करने से ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक। अच्छा जी सर, एरर्स बार्स की विड्थ कितनी, वो एरर बार पे आने लगा बेटे, अच्छा ठीक है देख सर्कल से। अच्छा अब बेटे इसके अंदर नेक्स्ट में हमारे पास आपने, अब ये हमारे पास रीडिंग्स आ रही हैं सारी, and second reading which we are having this is ये, ठीक है। अच्छा अब
पहली चीज तो सिंपल हम पॉइंट मार्क किए बेटे मैंने, ठीक है, कि 0.67 है तो 24.7 आ रहा है, 0.67 इज 0.6, दिस इज 7, ठीक है, 0.7, 0.61, 0.62, 0.65, 0.66, 0.67, ये हो गया हमारे पास 0.67, ये वाला आ रहा पॉइंट। और दूसरे हमारे पास क्या 24.7, 24.7 किया तो बेटा ये हमारे पास 24 है, 24.2, 24.4, 24.6, 24.7 बिल्कुल मिडिल के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल मिडिल में मैंने बनाया हुआ ये वाला। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, यू कैन राइट इन 3SF बिकॉज एवरी वैल्यू गिवन ऑन द डेटा पेज, दिस इज इन 3SF, यू कैन राइट इन 3SF P4, ठीक है। P4 और P2 में स्टूडेंट वगैरह कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता अनटिल अनलेस एग्जामिनर ने पूछा हो आपसे कि यू हैव टू राइट योर आंसर इन दिस वन, ठीक है। बेटे रेंज ऑफ ग्रेडियंट नहीं होती आपकी लाइन, मैंने क्योंकि क्वेश्चन स्टेंसिल पे चेक होता है आपका, जो बेस्ट फिट और वर्स्ट ससेप्टेबल लाइंस होती हैं वो अगर रेंज के अंदर हो तो ग्रेडियंट का मेथड का नंबर होता है बेटे, ग्रेडियंट की एक्यूरेसी का नहीं होता, लेकिन शायद इस वाले में एक्यूरेसी का उसने दिया हुआ, शायद एक्यूरेसी का दिया हुआ था इसके अंदर नहीं, लेकिन इसमें कोई 38 या 36 की वैल्यूज है, बाकी मैंने शेयर की आपसे, देख भी लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट मेरे पास आ गया। अब देखिए पॉइंट मैंने लगा के मैंने एक सर्कल कर दिया हुआ है ये, ठीक है। सर्कल मैंने इसलिए किया ताकि विजिबिलिटी ठीक होती जाए। ये बेटे मैंने सारी क्वेश्चन जो हो गई सारे प्लॉट्स मैंने मार्क कर दिए। अगर इसको हम वो देखें थोड़ा सा इस तरह करने का कि चीज पूरा पूरी ग्राफ सामने आ जाए। ओके, अब हो गया ठीक है, पूरा बेटे ग्राफ आपके सामने बाहर है। ये पॉइंट्स डिफरेंट मार्क किए हमारे पास, फर्स्ट वन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ वन। अब फिर मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट की आपकी पेंसिल बड़ी शार्प होनी चाहिए। जो ही बेटे मैं इसका पेंसिल को जरा बोल्ड करता हूँ इसको, ठीक है, शार्प नहीं रहती तो मेरे पास वैल्यूज वेरिएशन ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। अब मैंने पेंसिल को शार्प किए करके वैसे ये मेरे पास बेस्ट ऑफ लाइन और बेस्ट फिट आ रही है, जो सारे पॉइंट में से पास नहीं कर रही, पॉइंट इक्वली स्कैटर्ड होने चाहिए अबाउट द बेस्ट लाइन और बेस्ट फिट। दिस ग्रे लाइन इज बेस्ट फिट रिप्रेजेंटिंग बेस्ट फिट, फर्स्ट में से अप्रोक्सीमेटली पास कर रही है। इफ यू लुक फर्दर, ये सीधी जाती जा रही है, यहाँ से बिट अबव दिस पॉइंट, यहाँ से भी काफी ऊपर आ रही है, ठीक है, इससे भी काफी थोड़ी सी ऊपर है, और फर्दर थोड़ी सी ऊपर होगी, और यहाँ से इससे नीचे आ गई। तो अप्रोक्सीमेटली अगर थोड़ा सा बर्ड व्यू देखोगे तो आपको कुछ पॉइंट लगेंगे इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, वो मैंने बहुत माइक्रोस्कोपी करके किया। तो ये मान लो बेटा ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, ये पॉइंट ऊपर है, ठीक है, और ये बाकी ये पॉइंट ये इसके ऊपर आ रही है, भी इसके ऊपर आ रही है, थोड़े थोड़े ये पॉइंट बता नीचे आ रहा है। तो मैंने एवरेज लिया, जितना ये पॉइंट नीचे था उतने ये दोनों पॉइंट ऊपर आ रहे थे मैंने, तो इसलिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेरी ये बन गई। जो सारे मेरे पॉइंट में से पास नहीं करी, थोड़ा बहुत आपने देखा है वो मैग्नीफाई करो तो थोड़ी वेरिएशन आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है, बन गई। उसके बाद बेटे हमारे पास अच्छा एरर बार मार्क करने थे। बेटे बहुत कुछ पेपर्स में आया हुआ है कि एरर बार इतनी छोटी बनती है, उतना जो हम सर्कल लगाते हैं ना, वो सर्कल से पे ज्यादा हिस्से पे आ रही होती है, तो उस कुछ हो सकता है, लेकिन लगा देना यार बेहतर है। पहले मैं सोचता था ना लगाया जाए, लेकिन बेसिकली लगा देना बेहतर है, क्योंकि आपको आपकी अपनी विजिबिलिटी के लिए होता है, क्योंकि प्लॉटिंग का मार्क तो है होता नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तो दूसरी तरह आना है बेसिकली मार्क, और प्लॉट कोई एक प्लॉट उसमें देखना होता है, वैसे सारे देखने में नहीं होते। लेकिन आपने मार्क करने के बाद उसको सर्कल करना है, जितना मर्जी सर्कल कर लेकिन बहुत बड़ा सर्कल ना कर देना, इस तरह इतना हो कि स्मॉलेस्ट बॉक्स के अंदर ही आ रहा हो, हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉक्स है आपका सर्कल आ रहा हो, ताकि प्लॉट का आपको बाद में क्लियर पता चल सके। अब हमने फिर एरर बार मार्क करनी थी। एरर बार बेटे हमारे पास कितनी थी, सपोज फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है, दिस इज 0.2, एंड स्मॉलेस्ट बॉक्स ऑन वाई एक्सिस डी के अंदर वो 0.2 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसको देखते हो बेटा, ये हमारे पास वन बॉक्स पे गई हुई है, ये वन बॉक्स है, यानी कि हमारे पास आधा बॉक्स है ना, ये आधा, एक ऊपर एक नीचे,
ठीक है। और सिमिलरली लास्ट को देखते हैं, दिस इज 0.4। फर्स्ट को लास्ट को बड़ा क्रिटिकली बनाइएगा, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हमारी एरर वो बननी है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बननी है। बेटा ये 0.4 है। अब 0.4 को अगर देखते हो यहाँ पे लास्ट वन ये 0.4 पे आ रहा है, इसका मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 बॉक्सेस। तो मैंने 2 बॉक्सेस पे मेरी ये डॉट था 1 एंड 2 अप, और 2 बॉक्सेस नीचे आ गए, और फिर ये मैंने एंड पॉइंट शो कर दिया बार का। ठीक है, एंड पॉइंट हो गया बार का ये। ठीक होगी। अच्छा अब बेटे हमारे पास मैंने फिर वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाई हुई है। पेपर में कोई एक बनानी होती है, मैं फिर 2 क्यों बनाता हूँ, मैंने साथ लिखा भी हुआ है बेटे, इसको मैग्नीफाई भी किया हुआ है। मैंने पहली लाइन बनाई, सपोज मेरे पास वो दैट लाइन इज, ये आपको नजर आ रही होनी है, दिस इज ब्राउन कलर की। ये इसके इस पॉइंट में से देखो पास कर रही है, ये लाइन फर्दर जाती जा रही है, और यानी यहाँ पे इसके टॉप में से पास कर रही है। लेकिन मैं इस पॉइंट इस लाइन को गौर से देखो बेटे, अब मैं अगर पूरा दिखाऊं तो यार ये सारों में से सारी एरर बार में से पास नहीं कर रही। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन को इट शुड पास टू ऑल द एरर बार्स। यहाँ इस वाली एरर बार में से पास नहीं कर रही, इसमें से भी पास नहीं कर रही। देखो मैग्नीफाई करें तो इसमें से पास नहीं कर रही, इसमें से काफी दूर हो गई है, क्योंकि मेरा ये एरर बार थी। मैं एरर बार ये वाली है, ये तो इतनी जितनी मर्जी बड़ी कर दो आप, बार ये वाली है, उसको एंड पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, काफी डेविएटेड है। ठीक है, तो इसको मैंने नहीं कंसिडर किया। मेरी ये बनाई थी शैलोस ग्रेडियंट। फिर मैंने दूसरी बनाई, ताकि मेरे दूसरी बनाई है हमारे पास स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, इसका टॉप वाला पॉइंट लिया और फर्स्ट का बॉटम वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया। और मेरी ब्लैक लाइन जो बनी हुई है, इट इज पासिंग टू ऑल एरर बार्स। तो मैं इस वाली लाइन को कंसिडर करूंगा जो सारी एरर बार में से पास कर रही है। ठीक है, अब मैंने लिखा है वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बता दिया, बट नॉट कंसिडर्ड हियर एज इट इज नॉट पासिंग थ्रू ऑल एरर बार्स। फिर दूसरा लिखा मैंने ब्लैक में लिखा वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन कंसिडर्ड लाइन, एक्सेप्टेबल कंसिडर्ड लाइन ऑफ द शैलोस ग्रेडियंट। गलत लिखा हुआ मैंने, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट मैंने कंसिडर किया हुआ है, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट। स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट मार्क का किसका होता है, ग्रेडियंट का बेटे। ग्रेडियंट के लिए हमारे पास पॉइंट्स जितने दूर दूर होंगे, अगर ट्रायंगल बना देते तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं बनाते डजंट मैटर, पेन से लिख दीजिएगा एज आई रोट हियर। ये सारे मैंने लिखे हैं, वर्ष के भी और दोस्त के भी। आप इस ना पेन से चाहे लिख दीजिएगा कि ये पॉइंट, और जितने ये दूर पॉइंट्स होंगे उतना बेहतर होगा बेटा, क्योंकि उतना परसेंटेज एरर कम होता है, उतनी एक्यूरेसी ज्यादा जा रही होती है। ठीक, तो फॉर बेस्ट फिट लाइन आई टुक 2 पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट बेटे हमारे पास जो आ रहा है, दिस इज, ये बेस्ट फिट लाइन के ऊपर ये आ रहा है, ये बी वाला पॉइंट मैंने लिया हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले आ गए। दूसरा पॉइंट मैंने बिल्कुल बिगनिंग के अंदर, शुरू के अंदर ये वाला पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ये लिखे हुए। ठीक है, सिमिलरली वर्स एक्सेप्टेबल के लिए मेरे पास ये पॉइंट एक आ रहा था, कोऑर्डिनेट साथ मैंने लिख दिए, मैं रेड से लिखा हुआ है ये, क्योंकि मार्क मैंने रेड से किया हुआ। और दूसरा बेटे मेरे पास ये वाला पॉइंट आ रहा था, ये वाला, तो मैंने ये मार्क कर दिया। ठीक है, अच्छा अब उसने ना मार्किंग की, मैंने इसकी पढ़ी बेटे, उसने लिखा हुआ था 2 पॉइंट्स के रेंज के अंदर, 6 पे शायद 2 पॉइंट्स के दरमियान होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर सही पास करी लाइन में बेस्ट फिट। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ था वो हमारा, वो भी उस रेंज के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है। लिखना मस्ट नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू बेटे ड्रॉ अ ट्रायंगल, कि you are taking this triangle, these coordinates to get the value of gradient or y-intercept later on. So better to write on this one. In the working space कौन सी बेटे, वर्किंग, अच्छा वो
नहीं नहीं, यहाँ पे लिखना है बेटे, यहाँ पे स्पेसिफाई करना। आप कह रहे हो हम यहाँ लिख दें, यहाँ तो ऑलरेडी आप प्रोसीजर में लिखो वर्किंग स्पेस कितनी क्यों है, देख लो ये वर्किंग स्पेस मान रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ही लिखो, तो यहाँ पे उसने देखना है। बाकी वो तो आप लोग वर्किंग वहां पे कर रहे हो। तो व्हाट वी डिड, मैंने बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट लिया बाय कंसीडरिंग ऑल द कोऑर्डिनेट्स। 10⁻³ का ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी 10⁻³ में थी। तो आई गॉट 37.3, उसने 37 लिखा हुआ, मेरा 0.3 ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 0.3 का मतलब 1.5 बॉक्स का डिफरेंस है, क्योंकि स्मॉलेस्ट बॉक्स रिप्रेजेंट करता था इसको, उसको 0.2 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। 37.3 बिल्कुल ठीक है बेटे, आपको 37 लिखा होना है, 0.0 नहीं लिखा होना, जिसका मतलब इंटीजर अगर ये आ रहा होगा तो ठीक होगा, ठीक है। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट लिया बेटे, ये वैल्यूज आ गया मेरे पास 38.2 आ गया। ग्रेडियंट लेने के लिए हम हमेशा बेस्ट की वैल्यू कंसिडर करते हैं, प्लस माइनस बेस्ट माइनस वर्स्ट या वर्स्ट माइनस बेस्ट। तो आंसर हमारे पास आ गया 37.3 प्लस माइनस 0.9। अब हमारे पास यहाँ पे जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इट शुड बी ट्रू इन 1SF। यहाँ पे अलग से 1SF मेरे पास आ रही है, ठीक है, 0.900 आ रही है, तो 0.9 होगी। तो हमारे पास अगर जितनी डेसिमल प्लेसेस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, उतनी डेसिमल प्लेस में अपने वैल्यू भी लिखनी होती है। सो आई रोट 37.3 टाइम्स -3 का ऑर्डर इसमें आ गया। वो लिखा नो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मस्ट बी इन 1SF, वैल्यू शुड हैव सेम नो डेसिमल प्लेस एज इन अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास ग्रेडियंट जो आ रहा है 37.3 ये हो गया। मैंने 7 यूनिट्स लिखी हैं, यूनिट्स के मार्क नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, आपका 0.8 आ रहा है, 0.8 ठीक है बेटे, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है बेटे। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, मैंने लिंक दिया, अभी जाके देख लो, शेयर ऑलरेडी हुआ है। मैं करके जो चीज कर देता हूँ वो मैं शेयर भी कर देता हूँ। मैंने अभी शाम को पेपर करवाना, वो भी मैंने शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ। तो और हम पहले इसलिए करके रखते हैं ताकि टाइम जो है कम हो सके, आपके क्वेश्चन जो है उनको ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम मिल सके। नहीं तो मैं यहाँ लिखने पर लगा रहूंगा तो फिर रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, इसलिए पहले ऑलरेडी चीज सॉल्व की होती है। okay. उसके बाद बेटे हम आगे वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। अब वाई इंटरसेप्ट में मैंने पॉइंट लिखे हैं, मैंने ग्रेडियंट लिखा हुआ अपना, और ये मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फॉर द बेस्ट फिट। ये मैंने वर्ड्स का ग्रेडियंट लिखा हुआ और वर्ड्स के बेसिकली पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, P3 के मैं ग्रेडियंट का यूनिट लिखिएगा, मार्क नहीं होता लेकिन लिखिएगा, मार्किंग की फ्लक्चुएट करती है, तो टाइम फिर चेंज हुआ होगा, ठीक है। आपने लिखना है बेटे, जब फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि ग्राफ के बाद ले रही हो तो वाई एक्स और एक्स एक्सिस दोनों के यूनिट, तो ग्रेडियंट का यूनिट भी तो होगा, वाई इंटरसेप्ट का भी यूनिट होगा, तो आपने लिखना है। मैं एक मेक इट हैबिट नाउ। वो मैथमेटिक्स में ग्रेडियंट के यूनिट नहीं होते, क्योंकि दोनों तरफ नंबर्स होते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी उसने कंसीडर नहीं की होती कैमरे में, तो फिजिक्स में लिखना है बेटे। सो फॉर दिस पर्पस अब वर्किंग स्पेस काफी कम होती है, क्योंकि मैंने पूरा मेथड शो करना होता है समझाने के लिए। मैंने अब डायरेक्ट भी लिख दोगे तो आपको मार्क मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सिर्फ ये नहीं लिख देना, कहने का मतलब है यू हैव टू राइट के बेस्ट फिट आया है, वर्स्ट का आया है, फिर दोनों को माइनस किया है, तो मार्क इसका मिलना है। बेस्ट और वर्स्ट का एक माइनस करने का दूसरा नंबर होगा। अच्छा, मैंने लिखा y बेस्ट, y जो एक्स प्लस सी, सारी वैल्यू किसकी ले ली, बेस्ट की। ये 5.6 मैंने ऑलरेडी ऊपर कोऑर्डिनेट लिखे हुए थे, ग्रेडियंट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। ग्रेडियंट हमारे पास है, दिस इज पॉजिटिव, सॉरी, so if points that pass through the best fit line given in the marking scheme are not passing through my best fit line, then the point are close to the one given in the marking scheme will be deducted. Yes, they will be deducted, ठीक है। वहां पे मार्क डिडक्ट होगा, लेकिन आपका ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट आगे मार्क डिडक्ट नहीं करेगा, आगे मेथड का नंबर देगा आपको, ठीक है। क्योंकि वो पॉइंट्स अगर उसी में नहीं आए इसमें, दैट इज नॉट लाइन ऑफ बेस्ट फिट,
आपने लाइन बना दिया है, दैट लाइन डजंट मीट के बेसिकली वो बेस्ट होगी, तो बेस्ट फिट लाइन का मार्क है बेटे सर, वर्स्ट ससेप्टेबल लाइन का मार्क है, तो उसी पॉइंट्स में से पास है, उसी रेंज में से पास करना है नेसेसरी है, वहां पे मार्क डिडक्ट होगा, लेकिन फर्दर नहीं मार्क डिडक्ट होगा। वहां से ग्रेडियंट की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है आपने, वाई इंटरसेप्ट की है या फुल अननोन क्वांटिटी की है, तो वहां मार्क डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज पुट की सारी, तो आई गॉट माय आंसर विच इज दिस वन, नेगेटिव में। फिर वर्स्ट ससेप्टेबल लाइन के अंदर भी आई पुट द कोऑर्डिनेट्स एंड द ग्रेडियंट वैल्यू हियर, आई गॉट दिस वैल्यू। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए मैंने दोनों को माइनस करना था, मेरे पास ये आंसर आ गया। दिस एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस में लिखते हो ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ना मेरे लिए बड़ी ट्रबल थी, क्योंकि मेरी ये वैल्यू 0.6368 आ रही है, 0.362 आ रही है। अगर इफ आई राइट इन वन ऐसे एरर भी उतना आ रहा है, वैल्यू भी उतनी आ रही है, तो मैंने इसको फिर इस तरह जस्टिफाई किया हुआ है। ऑल्दो ये 1 में लिखता हूँ तो 0.4 बनता है, ये भी 0.4 बनता है, तो इसलिए मैंने एक एस 2s में लिख दिया, ताकि मेरा मैथ्स का नंबर सिक्योर हो जाए और ये भी चीज ठीक हो रही हो। लेकिन प्योर फिजिक्स एंड एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज ट्विन 1s, ठीक है सर। अगर किसी का टेबल ही गलत हो जाए तो टेबल का मार्क डिडक्ट होगा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मार्क भी डिडक्ट होगा, आगे मेथड का मार्क मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक। इस तरह इसलिए मार्किंग स्कीम बेटे आपके पास होती है, उसमें देखो ना क्या कह रहे हो, ठीक है। टेबल का गलत होगा तो टेबल का मार्क गलत मार्क डिडक्ट होगा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट फिर अगर उसमें गलत होगी उसका मार्क भी डिडक्ट हो जाएंगे, बस के भी मार्क डिडक्ट हो गए, 4 नंबर से डिडक्ट किए इस तरह के। फिर फर्दर जो होगा ग्रेडिंग में उनके मार्क आपको देगा ईसीएफ के थ्रू, ठीक है बेटा। ये फिर मैंने इसको जस्टिफाई किया, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है यूजिंग योर आंसर टू ए C3 and C4 determine the value of B and K, include appropriate units। यहाँ यूनिट्स के सामने मार्क रख दिया होगा उसने, include the absolute uncertainty in your answer। अब हमारे पास ग्रेडियंट इक्विवेलेंट के फर्स्ट पार्ट में ग्रेडियंट वाज इक्वल टू v by 4, so for v by 4 equals to gradient, तो v किसके बराबर 4 टाइम्स ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट की वैल्यू हम ऑलरेडी ले चुके हैं अलोंग विद, मैंने सिलेक्ट किया उसको। ये अगर 4 दफा वैल्यू लोगे तो 4 दफा बेसिकली ऐड अप हो जाएगी, तो मैंने इसको वैल्यू को इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 से मेरे पास ये वैल्यू आ गई 149.2 प्लस माइनस 3.6, ठीक है। अब 3.6 इज इन 2SF, 1 में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 4, अगर ये 4 लिखा तो 4 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, तो 149 में विदाउट एनी डेसिमल प्लेस लिखो, ये लिखिए मैंने यूनिट मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। यूनिट यहाँ पे लिखने हैं, उसने कहा हुआ यहाँ पे अप्रोप्रिएट यूनिट, इसका मतलब यूनिट का 3 नंबर है, उसने 1 नंबर यूनिट का ही होना। एंड फॉर के नेगेटिव के जो है दिस इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट है सॉरी माइनस के इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट की ये वैल्यू जो आ रही थी, वैल्यू है अलोंग दिस इज एन एब्सोल्यूट एरर इन 2SF। अब माइनस बेटे ये भी था, तो हमारे पास यहाँ पे कोई बच्चा कहता सर माइनस आपने ये तो ड्रॉप कर दिया, यहाँ प्लस था ये माइनस था, तो यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, कर दो या नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं है, एक ही चीज है बेटे, ठीक है, एक ही चीज है। यानी कि यहाँ नेगेटिव लिखें, यहाँ पॉजिटिव लिखें, है तो उससे पहले प्लस माइनस आ रहा है, वो आप लिखते हो हमेशा, तो इसका मतलब इसको ऐसा है। नेक्स्ट में द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, determine the frequency f that gives a value of d of 30 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 30 सेंटीमीटर वैल्यू लाने के लिए ये वैल्यू शुरू में हमारे पास गिवन थी, एक्सप्रेशन गिवन थी, सॉरी वैल्यू कह रहा हूं, एक्सप्रेशन गिवन थी फ्रीक्वेंसी, तो उसको v/4 d प्लस k मैंने लिखा। अब d की वैल्यू बेटा गिवन है, v क्या है ये वैल्यू 149, वैल्यू निकालनी है, एरर नहीं साथ निकाल, आई रोट 149 टाइम्स 10 to raise power 3, 4 is as such, d की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो ये भी मैंने सेंटीमीटर में लिया हुआ था एक, तो मैंने 30 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.37, दिस इज आल्सो इन सेंटीमीटर, ये हो गया। तो अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है सारे। अब फर्दर इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आ गया बेटा ये 122.6 एंड इफ आई राइट इन 2SF या 3SF तो हमारे पास क्या होगा 1.23 टाइम्स 10 to raise पर 3, शायद यही वैल्यू 1250 इसमें कुछ है गिवन है कि हमारे पास इसके अंदर मार्किंग 1200 1230
1 to 3 0 very just marking scheme given. तो ये बड़ा अच्छा आंसर आया इसका। अब थोड़ी बहुत मैं फ्लक्चुएट करती है, मेरे से भी बेटे फ्लक्चुएट करती है इतने एक्सपीरियंस के बाद। ये जब मैं अगर पेंसिल मेरी शार्प नहीं ना होती तो मैं इसको मैग्नीफाई करके आपके लिए बनाता हूँ। अब मेरी पेंसिल मैं मैग्नीफाई इसलिए कर रहा हूँ, बाद में इसकी फोटोकॉपी निकलती, फोटोकॉपी बहुत बारीक लाइन बनाई है तो आती नहीं है, तो इसलिए मुझे उसके लिए बनानी पड़ती है जरूर। ठीक है, लेकिन अगर पेंसिल आपकी शार्प होगी पेपर के अंदर तो बड़ा अच्छा क्लियर अच्छा होता है। और कोशिश भी ये करनी है इसमें आपका मार्क्स 25 या 26 ऊपर जाए, चले जाते हैं बच्चों के। ठीक है, ठीक हो गया। तो बेटे इसको मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी आपके साथ।